हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज फाइनली हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी आज हम लोग का फिनिश हो जाएगा और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक का नाम है हम लोग के बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, एकेडमिक प्रॉस्पेक्टस एंड इंडस्ट्रियल सिनेरियो। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो सेटअप हुई थी उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1916 में और बायोकॉन 1978 में। इसके बाद नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड NBTB गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बना और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। इसी को मॉडिफाई या अपडेट करके हम लोग इसका नाम रखा गया DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग आज DBT के नाम से जानते हैं। इसके बाद DBT का फंक्शन क्या है और रोल क्या है इसे हम लोग जानते हैं। DBT हम लोग का रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करता है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में और लाइफ साइंसेज एरियाज़ में। DBT ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी फेलोशिप प्रोवाइड करता है। कुछ मेजर फील्ड्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के, जैसे कि एग्रीकल्चर, न्यूरोसाइंस, जेनेटिक, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये कुछ मेजर फील्ड्स हैं जिसमें DBT अपनी स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोवाइड करता है। इसके बाद DBT JRF है जो कि डॉक्टोरल रिसर्च को सपोर्ट करता है। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एक फेलोशिप है जो कि DBT प्रोवाइड करती है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए, जो डॉक्टोरल रिसर्च होता है उसमें। इसके बाद रिसर्च एसोसिएटशिप है DBT RA जिसको कहते हैं हम लोग। ये पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए और फेलोशिप प्रोवाइड करता है। NTA कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है जिसके थ्रू हम लोग अपनी फेलोशिप एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी अगर आप करियर में बायोटेक के करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके आप अपनी फेलोशिप ले सकते हैं, जैसे कि CSIR NET, GATE, DBT BAT, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च JRF और ICAMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जूनियर फेलोशिप। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री। तो इंडिया बायोटेक्नोलॉजी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो की और ये 12th बायोटेक पावर है पूरे वर्ल्ड का और ये 3rd बिगेस्ट एशिया पैसिफिक में है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और ये 2017 में 11.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट की थी। और इंडिया में बायोटेक कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं। 2017 में 800 बायोटेक कंपनीज़ थी इंडिया में। ये 5 मेजर सेक्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बायोफार्मा जो कि 64% का शेयर होल्ड करता है। सेकंड है हम लोग का बायो सर्विसेज जो कि 18% का शेयर होल्ड करता है। थर्ड है हम लोग का एग्री बिजनेस जो कि 14% का शेयर होल्ड करता है। फोर्थ है हम लोग का बायो इंडस्ट्री जो कि 3% का शेयर होल्ड करता है। फिफ्थ है हम लोग का बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि 1% का शेयर होल्ड करता है। इसके बाद हम लोग का जो इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर में भी पीछे नहीं है और 4th लार्जेस्ट एरिया कवर करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। और इस 11.57 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया कवर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से, जिसमें से कि जो डोमिनेट करता है यानी जो अधिक मात्रा में उगाया जाता है उसे BT कॉटन कहते हैं। मतलब वो BT कॉटन है, उसे BT कॉटन नहीं कहते हैं, वो BT कॉटन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो इंडियन बायोफार्मा इंडस्ट्री जो है वो मेनली फोकस करती है वैक्सीन प्रोडक्शन और उसके मैन्युफैक्चरिंग में। और ये इंडियन बायोफार्मा डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक्स का भी प्रोडक्शन करती है लार्ज स्केल पर। जो इंडियन बायोफार्मा कंपनीज़ है उसकी एक्सपर्टीज़ है रिकॉम्बिनेंट बायोटेक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करना। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके: रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ह्यूमन इंसुलिन हम लोग पढ़ चुके हैं, GCSF इरिथ्रोपोइटीन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंटरफेरॉन अल्फा 2B।
तो GSF, इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2b और एरिथ्रोपोइटिन ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, इसे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का भारत बायोटेक कमर्शियल्स, भारत बायोटेक ने रोटावैक वैक्सीन लॉन्च की थी जो कि रोटा वायरस के अगेंस्ट काम करती है। रोटा वायरस डायरिया कॉज करता है और इसका मेन उद्देश्य यानी कि एम था डायरिया को ख़त्म करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स से, प्राइवेट कंपनीज से और रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पस से। इसका एक एग्जांपल है भारत बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, BIRAC DBT, जो कि कोलैबोरेट की थी किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग DET कहते हैं, DET। इसके साथ 2016 में इन लोगों ने कोलैबोरेट किया था ताकि जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी है मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उसको प्रमोट किया जा सके, उसको और उसमें और भी इनोवेशंस किए जा सके। हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हम लोग डायग्नोसिस पर्पस के लिए करते हैं और डिज़ीज़ ट्रीटमेंट के लिए भी करते हैं, डिज़ीज़ एनालिसिस के लिए भी करते हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स को, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को मिलाया गया ताकि एक अच्छा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हम लोग बना सकें। भारत इंडस्ट्रियल हब बन चुका है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, जिससे हम लोग का जो नेशन का इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर रहा है। और अब तक 800 कंपनीज़, 800 बायोटेक कंपनीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंडिया के अचीवमेंट्स और उसके इनोवेशंस के बारे में। तो सबसे पहले वैक्सीन डेवलपमेंट में हम लोग इसके इनोवेशन और अचीवमेंट्स को देखते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का और मिज़ल्स वैक्सीन का और DPT वैक्सीन का। सो DTP एक ही वैक्सीन है 3 डिजीज़ के अगेंस्ट, जिसको हम लोग D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टिटनस, P फॉर पर्टियोसिस, जिसको हम लोग वुफिंग कॉफ भी कहते हैं। तो ये 3 डिजीज़ के अगेंस्ट DTP वैक्सीन वर्क करती है। और इंडिया वर्ल्ड का पहला एडजॉर्ब लिक्विड 80% ऑफ एंटीवायरल ड्रग का प्रोवाइड करता है फॉर एड्स के लिए प्रोवाइड करता है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली ये एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड करता है एड्स के लिए। फिर इसके बाद हम लोग का है इंडिया पहला मिज़ल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन ट्राइजीवैक सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था, जिसको हम लोग आज MMR कहते हैं। यानी ये भी एक ही वैक्सीन है, MMR वैक्सीन ट्राइजीवैक, जिसका नाम है ट्राइजीवैक वैक्सीन। और ये 3 डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है, मिज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला के अगेंस्ट। और वर्ल्ड में हर दूसरा बच्चा इंडियन वैक्सीन्स से ही प्रोटेक्टेड है, यानी इंडियन वैक्सीन से ही वैक्सीनेटेड हुआ है। और इंडिया मोर दैन 140 कंट्रीज़ में अपनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से यूनिसेफ और पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। कुछ इंडियन कंपनीज़ के एग्जांपल है जो वैक्सीन का एक्सपोर्ट करती है: भारत सीरम वैक्सीन लिमिटेड, पिनेशिया बायोटेक, ग्लैक्सोस्मिथ क्लिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और वर्क हेल्थ बायोटेक। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि वैक्सीन का एक्सपोर्ट करती हैं। फिर 2016 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB के बीच में, जिन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट के अगेंस्ट एक वैक्सीन का डेवलप करने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, जिसको हम लोग MOU कहते हैं। इसके बाद इंडिया उन कुछ कंट्रियों में से है जिसने कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी। ठीक है, कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन का डेवलपमेंट इंडिया में हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कोरोना टाइम में कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज सब ने लिया होगा। तो जब आप लोग रिसर्च करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि वैक्सीन डेवलपमेंट एक इजी प्रोसेस नहीं है और ये एक बहुत ही लेंदी और टास्कफुल प्रोसेस है। तो कोवैक्सीन इंडिया की फ़र्स्ट कोविड वैक्सीन है जो डेवलप
जो डेवलप किया गया था बायोटेक कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना, और इसने कोलैबोरेट किया था, भारत बायोटेक ने कोलैबोरेट किया था ICMR के साथ, और कोवैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके बाद है कि कुछ थेरेपेटिक स्टेम सेल्स रिसर्च, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्ट, ग्रोथ फैक्टर, सेल इंजीनियरिंग एंड सेल बेस्ड थेरेपेटिक्स कुछ मेजर एरिया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ग्रोथ फैक्टर, ये सब इम्यूनोलॉजी का पार्ट है जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टैथनिन और इम्यूनोसप्रेसेंट का। स्टैथनिन एक तरह का कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए मॉलिक्यूल होता है, और इम्यूनोसप्रेसेंट एक तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्पफुल मॉलिक्यूल है। ये हम लोग की ऑटो इम्यून जब एक्टिवेट हो जाती है तो उसको कम करने के लिए काम करता है। ऑटो इम्यून जब हम लोग की इम्यून सिस्टम, हम लोग के बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगे तो ये फंक्शन करता है। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट इसी चीज़ को कम करता है, ठीक है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टैथनिन ये इन दोनों मेडिसिन का मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर 2015 में इनसपेन लॉन्च हुआ था जो कि एक अफोर्डेबल रीयूजेबल इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस है। 2016 में पहला रोज़ोवेस्टैटिन टैबलेट फॉर्मुलेट किया गया था और इसको यूरोपियन अप्रूवल मिला हुआ है और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हेल्पफुल होता है। जो 80% ऑफ द एंटीवायरल ड्रग ऑफ फॉर एड्स है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के ही द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ग्लोबली। और पिनेशिया बायोटेक को सेलेक्ट किया गया था WHO के द्वारा ताकि वो डेवलप कर सके सबाइन बेस्ड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को। तो जो हम लोग की पोलियो वैक्सीन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, दूसरी होती है ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन को आप लोगों ने सुना होगा, 2 बूंद ज़िंदगी की। तो ये जो 2 बूंद ज़िंदगी की है, जो घर घर जाके हम सब लोगों ने ली थी वैक्सीन 2 बूंद ज़िंदगी की, ये हम लोग का ओरल वैक्सीन है, ठीक है। और इंजेक्ट मतलब बॉडी में इंजेक्ट किया जाए ए सबाइन बेस्ड वैक्सीन, ये 2 तरह की वैक्सीन होती है पोलियो की। तो पिनेशिया बायोटेक को इसके लिए ही सेलेक्ट किया गया था WHO के द्वारा ताकि वो सबाइन बेस्ड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन डेवलप कर सके। तो अब डेवलप हो चुकी है, अब दोनों तरह की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। फिर इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंडियन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रही है और ये 10 to 70% एनुअली प्रोड्यूस और ग्रो की जा रही है। और इसमें मेजर मार्केट में लीडिंग है BT कॉटन। और फिर इसके बाद है हम लोग का मॉन्सेंटो रिसर्च सेंटर जो कि प्लांट जीनोमिक्स पर रिसर्च करता है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में और इसी साल DBT ने मॉन्सेंटो को अप्रूवल दिया कि वो BT कॉटन इंडिया में उगा सकते हैं और तब से BT कॉटन मेजर लीडिंग है इंडियन एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद है हम लोग का BT कॉटन मार्केट में अराउंड 45% का शेयर होल्ड करता है। और हाइब्रिड फिर इसके बाद हम लोग का कुछ मेजर ट्रांसजेनिक राइस होते हैं जिनको ग्रो किया जा रहा है। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल हाइब्रिड सीड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जैसे कि फ्लेवर टमाटो हो गया, ये सब हैं जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप एज अ क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं। गोल्डन राइस हो गया जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग का एक सांबा मसूरी राइस है जो कि ट्रांसजेनिक राइस है और इसको डेवलप किया गया था किसकी मदद से, एक बैक क्रॉस मार्कर होते हैं, बैक क्रॉस मार्किंग होती है, उस मेथड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और ये ड्रॉट, सॉल्ट और फ्लड के टॉलरेंट है। एबायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं ड्रॉट सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, मतलब कि ये एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं और एबायोटिक स्ट्रेस मिलने पर भी ये अच्छी फसल देते हैं, अच्छी उपज देते हैं।
कुछ जी फिर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ है जिसको डेवलप किया गया, और ये प्रोटीन रिच होता है और प्रोविटामिन ए रिच होता है, और इसका यूज़ ब्रेड बनाने में, इसके आटे का उपयोग ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग बायो सर्विसेज को देखेंगे। बायो सर्विसेज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम लोग का मतलब कि इसमें हम लोग का जो ये सेक्टर है, ये इसमें ह्यूज स्किल्ड लेबर फोर्स होते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, और ग्लोब में बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ मिलके काम कर रहा है। ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड कर रहा था। इसका कुछ एग्जांपल है क्वांटेलिस और कुछ इंडियन कंपनीज़ का एग्जांपल है GVK बायो, जुबिलेंट बायोसिस एंड एडविनस। इसके बाद इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी फिनिश होता है, और हम लोग का चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। और आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।